हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगातार मेहनत कर रहे होंगे। अब आज हम पिछले टॉपिक में गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में क्या क्या मुख्य बातें हैं उसको हमने डिस्कशन किया था। एक तो आवेश का रेखीय घनत्व तो हमने बताया था लैम्डा, लैम्डा इक्वल क्यू बाई एल होता है। दूसरा हम बताए थे आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल क्यू बाई ए होता है। अब इसके बारे में अनुप्रयोग में हमने कहा था कि तीन चीजें मेन हैं, बस तुम्हें क्या करना है, एक तो आवेश निकालना है, दूसरा बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है। बस उसके बाद हमारा डेरिवेशन प्रूव्ड हो जाएगा। तो आज जो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है पहला अनुप्रयोग, अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट, अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत इंपॉर्टेंट, अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, पहला अनुप्रयोग है। तो देखेंगे हम क्या करते हैं। पहला काम, हम एक अनंत लंबाई का सीधा तार बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, देखिए ऊपर हम बफरिंग लाइन कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये तार अनंत लंबाई का है। तो देखेंगे अनंत लंबाई का एक सीधा तार है। अब ये हम आ जाए, इस पर आवेश Q एक समान रूप से वितरित है। तो आवेश Q को हम वितरित कर देते हैं। आवेश Q एक समान रूप से क्या है, वितरित है। अब ये जो अनंत लंबाई का सीधा तार है, इससे कुछ दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि इस जो तार है इससे, देखेंगे बच्चों, इससे देखिए हम मान लेते हैं इससे, देखिए तो हम मान लेते हैं कि ये अनंत लंबाई का जो तार है इससे r दूरी पर एक कोई बिंदु है। इस बिंदु को हम मान लेते हैं P है। तो इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब तुम्हें इसमें यही कहना है स्टार्टिंग में कि माना अनंत लंबाई का एक सीधा तार है। बच्चों समझ रहे होंगे, माना अनंत लंबाई का एक सीधा तार है जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां तक बच्चों कहेंगे। उसके आगे देखें, अब इतना कहते हैं माना अनंत लंबाई का एक सीधा तार है जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके लिए करेंगे क्या, अब बिंदु P से होकर, अब क्या करना है, बिंदु P से होकर एक गौसियन बेलनाकार पृष्ठ या कहा जाए एक बेलनाकार आकृति खींचना है। तो एक बिंदु P से देखिए हम खींच रहे हैं, बिंदु P से होकर, बिंदु P से होकर एक हम बिंदु P से होकर जितना ही दूरी उस साइड में हो उतना ही दूरी इस साइड में हो। तो बिंदु P से होकर
बिंदु P से होकर एक हम क्या करते हैं, बिंदु P से होकर एक हम बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। देखो बच्चों, हमने क्या किया, यही किया कि अनंत लंबाई का एक सीधा तार है जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इतना लिख सकते हैं। इसके बाद हम कहेंगे इसके लिए, किसके लिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसके लिए बिंदु P से होकर जाने वाला एक गौसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचे। गौसियन का मतलब बंद पृष्ठ खींचते हैं। तो देखो बिंदु P से होकर जाने वाला एक हमने क्या खींच दिया, बंद पृष्ठ खींच दिया। तो इतनी बात तो हो गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अनंत माना अनंत लंबाई का एक सीधा तार है, जिस अनंत लंबाई का सीधा तार है जो एक समान रूप से आवेशित है। तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P से होकर जाने वाला एक गौसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। तो अब देखिए, इतना कहने के बाद कल ही वीडियो में बता दिए थे कि पहले क्या हमें करना है। पहले स्टेप में ये जो आवेशित किया गया है तार और ये जो बेलनाकार पृष्ठ हमने खींचा है, ये माने थे इसकी लंबाई L है, पृष्ठ की लंबाई क्या है, L है। तो ये अब हम क्या करेंगे, कल बताए थे, सबसे पहले आवेश ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, आवेश ज्ञात करेंगे। तो हम कल ही लिखा दिए हैं कि जब कोई तार हो जिसकी लंबाई L हो तो ये आवेश क्या होता है, तो हम यही कहेंगे। देखेंगे बच्चों, हम कहेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, देखें हम यही जानते हैं रेखीय आवेश घनत्व। कल के वीडियो रेखीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित किया जाता है, लैम्डा से। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल क्या होता है, जो आवेश हमने दिया है वो आवेश अपान जो बेलनाकार पृष्ठ खींचे उसकी लंबाई कितना है, L है। तो देखिए रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल Q बाई L हमने लिख दिया, मगर बताते तुम्हारा उद्देश्य क्या है, आवेश ज्ञात करना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इक्वल ना, दिस इंप्लाइज दैट Q इक्वल, देखिए यहां पर Q, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा L हो जाएगा। बात समझ रहे होंगे। तो पहला स्टेप हर डेरिवेशन, हर अनुप्रयोग में तुम्हें क्या ज्ञात करना है, आवेश ज्ञात करना है। अब ये लंबाई वाला तार था तो यहां L हो गया। अगर क्षेत्रफल वाला होगा तो ये हमारा A हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए आराम से, तो यहां हम क्या करते हैं, ध्यान दें। अब देखो तो Q का मान हमें पता हो गया है यहां तक। अब हमारा उद्देश्य क्या है, अब हमारा उद्देश्य है कि जो बेलनाकार पृष्ठ हमने खींचा है, इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चों, अगर ये बेलन है, अगर क्या है, बेलन है, तो इसमें तीन पृष्ठ साफ साफ दिखाई देते हैं। बेलन में देखिए दो पृष्ठ, एक ऊपर और एक नीचे, ये दो पृष्ठ होते हैं। कैसा पृष्ठ, ये समतल होते हैं। और बाकी ये जो किनारे वाला पृष्ठ है ये क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है। तो अगर हमें कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है तो कहां कहां, दोनों समतल पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना होगा और इसके वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना होगा। तो अब हम पहले समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बाद में ज्ञात करते हैं। पहले हम ज्ञात करेंगे कि बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो देखिए बच्चों, यहां हम क्या कहेंगे कि ये जो बिंदु P है, इस पर एक छोटा सा, जैसे ये पृष्ठ पूरा नहीं, पहले एक छोटे से भाग, छोटे से क्षेत्रफल पर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो यहां पर देखिए बच्चों, यहां बिंदु P पर एक छोटा सा भाग हम मान लेते हैं
मान लीजिए ये जो हमने खींच दिया, ये वक्र पृष्ठ का एक छोटा सा क्या है, भाग है। अब इस छोटे से भाग, इस बिंदु P पर पहली चीज देख लीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में होगी। चूंकि यहां पर धन परीक्षण आवेश रख दिया जाए तो ये तार उसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ये दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ये वेक्टर ई होगा इस बिंदु P पर। और देखिए कोई भी आकृति है उसके लंबवत बाहर की ओर खींची गई रेखा, उसके क्षेत्रफल को प्रदर्शित करेगी। तो ये जो छोटा सा क्षेत्रफल हमने लिया है, मान लिया उसका डायरेक्शन वेक्टर दिए है। तो अब हम क्या करेंगे, नो टेंशन, केवल हम यही कहेंगे कि बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पहले निकालेंगे। उसके लिए इस छोटे से क्षेत्रफल डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स याद करते हैं। तो हम यही कहेंगे, देखिए बच्चों, छोटे क्षेत्रफल अवयव क्या है, छोटा क्षेत्रफल अवयव डीए है। डीए से होकर गुजरने वाला डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जब क्षेत्रफल छोटा है तो वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा होगा। तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई हो गया। अब डी फाई ई बराबर वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, दोनों क्षेत्र, पहले हम पढ़ा चुके हैं कि दोनों क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। अब सब लोग जानते हैं कि अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है तो ये क्या हो जाता है, ए बी कॉस थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल ई डी ए कॉस 0 अंश थीटा। ये थीटा क्या होता है, ई और डी ए के बीच एंगल होता है और ये दोनों समांतर हैं, इसलिए थीटा कितना हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। हम यहां कह देंगे, हो सके हिंट में, ई वेक्टर ई और वेक्टर डी ए क्या है, समांतर है, ये हमने लिख दिया। तो अब डी फाई ई इक्वल cos 0 का मान 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ईडीए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईडीए हो जाएगा। तो एक छोटे से, इस बेलन के वक्र पृष्ठ के छोटे से भाग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मिल गया है। अब हम कहेंगे टोटल वक्र पृष्ठ, मतलब बेलन के संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यही हम कहेंगे, अतः बेलन के क्या संपूर्ण वक्र, मतलब वक्र पृष्ठ पर निकाल रहे हैं, संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला, क्या गुजरने वाला, वैद्युत फ्लक्स गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए बच्चों, जब छोटे से भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स था तो उसे डी फाई माने थे, और जब पूरे वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो डी गायब हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल इंटीग्रेशन किसका, पूरे वक्र पृष्ठ के एरिया का, तो इंटीग्रेशन ओवर एरिया क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम एक बार इरेज करना चाहते हैं, इसे इरेज कर दें। हाँ, तो अब इसे हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए बच्चों, तो कहने का मतलब
पूरे वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये हमने लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, इसके बाद यहां आते हैं फाई ई इक्वल क्या हो जाएगा, ये देखें वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए का अभी हमने मान निकाला था, क्या था, ई डीए आया था, तो वही इंटीग्रेशन ओवर एरिया, इसका मान क्या आया था, ई डीए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए का। अब देखें यहां पर ये जो ई है ये कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये जो बेलनाकार वक्र पृष्ठ है ये सममित है, दोनों तरफ इक्वल दूरी पर है, तो इसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, इसलिए ई को कांस्टेंट मान के हम बाहर कर देते हैं, ई बाहर हो गया, तो इंटीग्रेशन ओवर एरिया क्या बचा, डी ए बचा। अब बच्चों देखेंगे यहां पर, ध्यान दीजिए यहां पर, अब हमें डीए का इंटीग्रेशन पता करना, इसका मतलब क्या, वक्र पृष्ठ का एक छोटा सा भाग डीए है, तो बेलन के पूरे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहां पर हम लिख देते हैं सिंस इंटीग्रेशन ओवर एरिया डीए बराबर, याद होगा कि बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एल, तो ये हमारा 2 पाई आर एल होता है। तो देखेंगे इसकी लंबाई क्या होता, क्या था, वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर एच होता था, तो 2 पाई आर एच के जगह पर यहां क्या है, एल, तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल हो जाएगा, और ये है क्या, वक्र पृष्ठ का क्या है, क्षेत्रफल है। तो इसके स्थान पर ये रख देते हैं, तो अब फ्लक्स फाई ई बराबर ई, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल। अब देखिए बच्चों, कहने का मतलब बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमने पता कर लिया, लेकिन इसके समतल सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अभी हमें नहीं पता किया है। तो समतल सिरों के लिए देखिए, अगर एक ही जगह समझे, यहां पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव अगर हम डीएल ले लेते हैं, देखिए बच्चों समतल सिरों पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव क्या ले लेते हैं, डीएल ले लेते हैं, तो क्या होता है, देखेंगे वैद्युत क्षेत्र का की जो डायरेक्शन है वो तो यही डायरेक्शन होगी, त्रिज्यता बाहर की ओर होगी, मगर क्षेत्रफल की डायरेक्शन यहां पर क्या हो जाएगी, इस पृष्ठ के लंबवत डीए बाहर की तरफ। अब देखिए क्या हुआ कि समतल सिरों पर ई और डीए परस्पर क्या है, लंबवत है, और लंबवत cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो हम यही कहेंगे कि बेलन के समतल सिरों पर वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, क्योंकि ब्रेकर में डाल सकते हैं वेक्टर ई इज द परपेंडिकुलर ऑफ वेक्टर डीए। जब ये एक दूसरे के लंबवत है तो फार्मूला क्या होता है, cos होता है, cos 90 का मान 0 हो जाएगा। तो अब देखिए बच्चों, अब यहां तक कहने का मतलब वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इतना आया है, दोनों समतल सिरों पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। तो हम कहें, इसके बाद इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, तो ले लिए होंगे। अब देखिए ये, तो कहने का मतलब ध्यान दें, क्योंकि बेलन के समतल सिरों पर वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, तो जो वक्र पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स होगा वही कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो हम यही कहेंगे, अतः संपूर्ण पृष्ठ, या सीधा कह दीजिए अतः कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई, अब वही हो जाएगा जो वक्र पृष्ठ पर आया है, क्योंकि समतल पर शून्य होगा, क्या था, ई इंटू 2 पाई और एल। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। हमने बताया था कि अनुप्रयोग में दो, पहले तुम्हें आदेश पता करना होगा,
जो हमने पहले ही लिख दिया है। फिर तुम्हें कुल वैद्युत फ्लक्स पता करना, वो देखो ये सामने आ गया है। अब यहां से देखिए वो हमें करना है जो गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग, अभी गॉस की प्रमेय का कहीं यूज नहीं किया है, तो अब हम वही बात कहने चल रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए बच्चों, हम यही कहेंगे गॉस प्रमेय से देखिए वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल क्या होता है? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यही होता है गॉस प्रमेय। अब क्यू का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट से उठा के यहां रख दीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट फाई ई इक्वल क्यू का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या है? लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 3। बच्चों समझ गए होंगे। अब हमें गॉस प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स इधर पता लगा और इधर कुल वैद्युत फ्लक्स यहां आ गया। तो अब इसके बाद, अब नो टेंशन है, अब इसके बाद हम ये फिगर को भी इरेज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट उसका भी ले सकते हैं, शायद पहले ही ले लिए होंगे। तो फिगर को अब हटा देते हैं। तो देखिए बच्चों, अब क्या करते हैं? इक्वेशन क्या करते हैं? इक्वेशन सेकंड भी वैद्युत फ्लक्स है और थर्ड भी गॉस अकॉर्डिंग वैद्युत फ्लक्स है। तो हम यही कहेंगे समीकरण कौन सा? सेकंड। 2 और 3 से क्या हो जाएगा? 2 में वैद्युत फ्लक्स क्या है? ई 2 पाई आर एल, और यहां गॉस प्रमेय से क्या आया है? लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट, ये आया है।